वाओ, वी आर ऑन अ ब्रांड न्यू टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो गाइज, जैसे भी आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं तो अभी के लिए अगर कोई एप्लीकेशन डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर आपसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि हे मुझे स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस चाहिए, ठीक है, फाइन। तो आपने अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने सीखा कि एक्सेस कीज उसके लिए जनरेट की जाती हैं ताकि जो कनेक्शन स्ट्रिंग है और जो यूआरएल है वो आपको शेयर किया जाए इंक्लूडिंग द पास की, जो हमने एक्सेस कीज में 512 बिट्स एनक्रिप्टेड पास की जो शेयर की थी। और ये हेल्प करती है किसी भी डेवलपर को अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में एम्बेड करने के लिए, ताकि अगर कोई यूजर अपलोड करना चाहता है कोई भी डेटा इजीली कर सकता है, अगर वो मॉडिफिकेशन की परमिशन के साथ है तो वो भी कर सकता है। ये सारे एडवांटेजेस आपको एक्सेस कीज के साथ मिलते हैं। अब एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट एग्जांपल है। अब ये वो पर्सन है जो डेवलपर है, इसको मैंने शेयर्ड एक्सेस कीज, मतलब जो हमारी एक्चुअली सिग्नेचर्स हैं या कीज हैं, उनके थ्रू एक कंडीशन अप्लाई हुई है कि मेरे पास एक वेंडर आया और उस वेंडर ने कहा कि हे हर्ष, मुझे आपके स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस चाहिए और वो चाहिए कुछ 15 डेज के लिए। अब मैंने क्वेश्चन पूछा क्यों 15 डेज के लिए क्यों, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मेरे पास जो टाइम फ्रेम है वो 15 डेज का है और इन 15 डेज में मुझे आपकी वेबसाइट को या फिर आपकी एप्लीकेशन को अपडेट करना है, ताकि जो पीछे जो आपका स्टोरेज अकाउंट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको अलाउ किया जाए कुछ फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। बहुत सिंपल है एंड ईजी है। अगर मेरे पास एक्सेस कीज होगी, सबसे पहली चीज एक्सेस कीज के साथ होगा क्या कि आप उसे कंप्लीट सर्विस को एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हो, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी सेटिंग नहीं थी कि आपको सिर्फ ब्लॉब स्टोरेज एक्सेस करने को मिलेगा या आपको फाइल स्टोरेज एक्सेस करने को मिलेगा या क्यू या टेबल स्टोरेज एक्सेस करने को मिलेगा। एक्सेस कीज आपके कंप्लीट स्टोरेज अकाउंट पे लॉग इन होती है और ऑब्वियसली वहां से आपको अलाउड होता है इन सर्विस में कोई भी सिलेक्ट करना। बट अब अगर सिनेरियो है ये पर्सन 15 डेज के लिए आया और मैं डेफिनेटली नहीं चाहूंगा कि उसके पास कंप्लीट स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस हो, तो मैं वहां क्या करूंगा, मैं वहां पर एक स्पेसिफिक सर्विस को सिलेक्ट करूंगा और मैं पूछूंगा हे डेफिनेटली आई कैन नॉट गिव यू द कंप्लीट एक्सेस, तो आप मुझे बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो कहेगा मेरी रिक्वायरमेंट ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस करना है। मैं कहूँगा फाइन, डेफिनेटली दैट्स फाइन। तो इंस्टेड ऑफ एक्सेस कीज मैं क्या करूंगा, मैं उसको ये फाइल रिमूव करके, ये क्यू स्टोरेज को रिमूव करके और टेबल को रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ ब्लॉब स्टोरेज की उसको एक्सेसिबिलिटी दूंगा और उसके साथ वो ब्लॉब स्टोरेज पे ही काम कर पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अब मेरा नेक्स्ट सवाल होगा ओके आपको किस लेवल का वर्क करना। वो कहेगा बस ज़्यादा नहीं है, जस्ट मुझे कुछ फाइल्स को अपलोड करना है और जस्ट मुझे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, बट जस्ट अपलोड करना है और जो फाइल्स हैं बस उसकी मुझे रीड परमिशन होनी चाहिए ताकि मैं उसे रिव्यू कर पाऊँ, देख पाऊँ। फाइन, दैट मेक सेंस टू मी। लेकिन उसके साथ मैं पूछूंगा आपको कंटेनर्स क्रिएट करने, वो बोलेगा यस ऑफ कोर्स। तो जैसे आप सेकंड में देख रहे हैं कि रिसोर्स बेस्ड, यहां पर अगर आपने सर्विस लेवल पे परमिशन दे दी तो ब्लॉब आपने जो सेलेक्ट किया है और सर्विस लेवल अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ही हैज द कंप्लीट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इन द ब्लॉब, जो मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या चाहूंगा, ओके उसकी रिक्वायरमेंट है कंटेनर, उसको एक्सेसिबिलिटी मिले उसकी, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा कंटेनर। और कंटेनर के अंदर या CSV फाइल है या वीडियो फाइल है, म्यूजिक फाइल है या किसी और टाइप का कोई भी फाइल है, वो एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उस लेवल की परमिशन दूंगा क्योंकि उसने क्या कहा मुझे उन डेटा को रीड भी करना है। तो ठीक है, दैट मेक सेंस टू मी। ये 2 परमिशन दी। अब हमारा थर्ड आ जाता है द एक्चुअल परमिशन लेवल बेस्ड ऑन द यूजर, जो आइडेंटिटी है उस बेस पे। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं रीड, राइट, डिलीट, लिस्ट, ऐड, क्रिएट, अपडेट, प्रोसेस, ये सारे टाइप की परमिशन अवेलेबल है। तो बेसिकली आपका शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर ग्रैनुलर लेवल पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक टाइटन लेवल पे, मैंने जो पहले भी वर्ड किया टाइटन, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट लेवल पे वो परमिशन अलाउ करेगा एक पर्सन को मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर उसने मुझे कहा रीड परमिशन, मैं उसको रीड परमिशन दूंगा। उसने कहा कि मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो ठीक है वो आपके फाइल्स को क्रिएट कर पाए, फाइन, और ऐड कर पाए, क्योंकि हो सकता है उसको टैग्स ऐड करने हैं
या ये टैग्स का मतलब क्या है, ये एक्चुअली मेटा डेटा की बात है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मेटा डेटा अगर मॉडिफाई करना तो ऐड की परमिशन दे दीजिए, दैट्स इट, बाकी सब रिमूव कर लीजिए। मैं नहीं चाहता ही कैन डिलीट एनीथिंग, तो ये मेरा लेवल है परमिशन का। उसके बाद हमारा जो वर्जनिंग परमिशन है, वर्जनिंग परमिशन मीन्स जैसे कि उसने कुछ मॉडिफाई किया, ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक वर्जन, एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेता है इन द बैक एंड, और वो आपको हेल्प करता है। अगर आपने कुछ रॉन्ग कर लिया, यू कैन गो बैक टू दैट वर्जन। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर किसी ने एक्सीडेंटली कोई डेटा डिलीट किया है तो ये आपको हेल्प करेगा रिकवरी करने के लिए, तो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लॉब इंडेक्स परमिशन, जो कि हमें देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज द फाइल कुड नॉट बी इंडेक्स, और अगर इंडेक्स नहीं होगी तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड होगा या फिर जो एपीआईज के थ्रू वो एक्सेस करेगा तो उसे एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे रीड राइट की परमिशन नहीं होगी, और अगर उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो डेटा को फिल्टर नहीं कर पाएगा। इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू हैव ऑलवेज। और जो दूसरा एडवांटेज मिलेगा आपको सैस में या फिर शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर्स में गाइस, वो मिलेगा आपको टाइम स्टैम्प। अब यहां पर आप एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कीज में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, और ये आपको हेल्प करेगा कितने टाइम तक एक्चुअली आपको परमिशन दे। और मैंने जैसे कहा कि ये जो वेंडर आया है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 15 डेज के लिए आया है, और इसने कहा मुझे कि मुझे सिर्फ 15 डेज का एक्सेस दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली मैं नहीं चाहूँगा कि 15 डेज के बाद वो अवेलेबल रहे। और अगर ऐसा रहा गाइस तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ही कैन मॉडिफाई, ही कैन डिलीट, he can do multiple things with the permission, obviously not without the permission, but you get the idea। अगर मैं इसे एक specific time stamp के थ्रू उसे permission assign करता हूँ तो automatically वो 15 डेज के बाद या जितने भी दिन की परमिशन मैंने लगाई है वो रिवोक हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी। और एडवांटेज क्या मिलेगा मुझे? एडवांटेज ये मिलेगा, मुझे बार बार जाके सेटिंग चेक नहीं करनी पड़ेगी। आई जस्ट नीड टू डू दिस ओनली फॉर वंस, एंड राइट आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली ये परमिशन आपकी फिनिश हो जाएंगी, और उसके बाद वो जो वेंडर है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा जो भी टाइम स्टैम्प हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आपके पास टाइम जोन की सेटिंग है, इट डजंट मैटर क्या वो यूज़र यूएस में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यू कैन चूज द राइट स्टैम्प एंड उसके बाद आप जा सकते हैं। एंड वेरी वेरी गुड थिंग जो मुझे ऑब्वियसली एक एडवांटेज लगती है, दैट इज़ अलाउड आईपी एड्रेसेस। देखो गाइस, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एलियन वेयर का लैपटॉप था और ऑब्वियसली डेल उसे हैंडल कर रहा था। उनका एक वेब पेज था और उसमें कुछ नए जब भी ड्राइवर्स आते थे या कोई भी अपडेट्स आते थे वो वहाँ पर अपलोड होते थे। अब किसी ना किसी को, जो डेवलपर्स हैं, उनको परमिशन तो दी ही होगी, और बिहाइंड द सीन उनके पास अगर ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है तो बिहाइंड द सीन वहाँ पर ब्लॉब स्टोरेज होगा। तो बेसिकली हुआ क्या, उनके पास कुछ लिमिटेड डेवलपर्स हैं जिनको परमिशन है उस पर अपलोड करने की, और मैं वो कैसे असाइन कर सकता हूँ? बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस या फिर बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस रेंज, कि ये लोग जिनके पास ये आईपीज हैं या रेंज है, यही लोग उस पर्टिकुलर ब्लॉब स्टोरेज में अपना फाइल, डेटा जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसके अलावा वो नहीं कर सकते। एंड इट्स रियली अ नाइस फीचर टू हैव, क्योंकि इसके साथ आप बहुत लिमिटेड कंट्रोल दे सकते हैं किसी भी वेंडर को या किसी भी पर्सन को जिसकी रिक्वायरमेंट आपके पास आई है। उसके बाद हमारे पास होता है अलाउड प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, आई नेवर एवर एवर रेकमेंड कि आप सेकंड ऑप्शन चूज कीजिए, क्योंकि यहां पर आपके पास अनएनक्रिप्टेड सेशन होता है और ये हाईजैक अनऑथराइज्ड वे से हो सकता है, और ऑब्वियसली आपकी पास कीज भी जो एक्सेस कीज के थ्रू इवन एनक्रिप्टेड है बट वो भी शेयर हो सकती हैं, और अगर पास कीज किसी के पास शेयर हो गई तो इट मीन्स ही और शी, उसके पास आपका जो ब्लॉब स्टोरेज है जो आप यहाँ पर एक्सेस दे रहे हो उसकी कंप्लीट परमिशन होगी बेस्ड ऑन द सेटिंग्स आई हैव, और ये पास की के थ्रू उसे अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर सकता है, जो डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप सिर्फ और सिर्फ HTTPS को ही इनेबल कीजिए। उसके बाद आता है नेटवर्क राउटिंग, मतलब यहाँ पर आपके पास राउटिंग माइक्रोसॉफ्ट पियरिंग जो बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद नेटवर्क राउटिंग, ये एक सेपरेट टॉपिक है। आउटसाइड वर्ल्ड के साथ BGP प्रोटोकॉल होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, OSPF आपने सुना होगा, या फिर RIP प्रोटोकॉल, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो राउटर्स होते हैं वो एक सेपरेट स्टोरी है। इंटरनेट राउटिंग, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट फिलहाल के लिए हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है हम उसे फॉलो करेंगे, और रीज़न उसका अभी ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोरेज अकाउंट है गाइस वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, मतलब इट्स सिटिंग ऑन द पब्लिक नेटवर्क
कोई भी वर्ल्ड में आपके ब्लॉब स्टोरेज या जो स्टोरेज अकाउंट है उसे एक्सेस कर सकता है विद द राइट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन ऑब्वियसली। एंड जो लास्ट स्टेप है साइनिंग की, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास दो टाइप की एक्सेस कीज होती हैं, की 1 की 2, या उसे आप प्राइमरी की कह सकते हैं, प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की, उसका नाम चेंज कर दिया अभी, उसे की 1 और की 2 कहने लगे हैं। बट बॉटम लाइन इज बाय यूजिंग दिस की ये पास की जनरेट करेगा। तो जब ये कंप्लीट स्टेप आप कर लेंगे तो उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग निकल के आएगा, उसमें आपका एक यूआरएल आएगा। अगर यूआरएल है तो वो एपीआईज आप क्रिएट कर सकते हैं आपके डेवलपर, और एपीआईज को यूज करके अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में एक्सेस दे सकते हैं। अगर वो सी शार्प, डॉट नेट, पाइथन यूज कर रहे हैं तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी जनरेट होता है और उसके बाद वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। इन अ मिनट मैं आपको दिखाऊंगा कहां पर है, बट उससे पहले यहां पर आपको समझाने के लिए बेसिकली आपका शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जो अभी मैंने इतना एक्सेस किया, इसका सिंपल सा लॉजिक है, ग्रैनुलर कंट्रोल देना। आपके जो वेंडर्स हैं, जो आपके क्लाइंट हैं या जो यूजर्स हैं, उनका लिमिटेड वर्क है आपके स्टोरेज पे, उसके लिए, और ये डेडिकेटेड टू स्टोरेज अकाउंट ही होता है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो स्टोरेज की एडवांटेजेस, उसकी प्रेफरेंस आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी। बट उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए हुए उन्होंने कि भाई आपके रिसोर्स किस कंडीशन में आपको ये यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाइंट में हैव एक्सेस, कुछ लिमिटेड टाइप के लिए पर्सन एक्सेस करना चाहता है, किस टाइप की परमिशन आप देना चाहते हो, जो यहाँ पे परमिशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, और ये कब तक वैलिड रहे, मतलब अगेन द टाइम स्टैम्प जो यहाँ पर हमने मेंशन किया और शेयर किया उसके बारे में है। और बेसिकली फाइनली हमारी जो स्टोरेज सपोर्ट्स है, एज़्योर स्टोरेज सपोर्ट, वो 3 टाइप की सैस को सपोर्ट करता है। पहला है हमारा यूज़र डेलीगेशन, बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि उनके बेसिस पे भी परमिशन दी जाती है, तो वहाँ पर भी बिहाइंड द सीन सैस टोकन या सैस यूज़ होता है। दूसरा है हमारा सर्विस सैस, जो बेसिकली हमारा जो स्टोरेज अकाउंट की है, जो अभी मैंने एक्सेस कीज के बारे में बात किया, वहाँ पर वो सर्विस, क्योंकि सर्विस आपको तभी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी जब आप पास की जनरेट करेंगे, और ये एग्जैक्टली वो हेल्प करता है जो हमारे रेस्ट एपीआईज में यूज़ होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है, उसके लिए हेल्प करेगा। और जो थर्ड है हमारा अकाउंट सैस, वो बेसिकली हमारा सर्विस लेवल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कोई डिटेल को मुझे चेक करना है कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं पावर शेल में गेट सेट प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना चाहता हूं, तो उस पर्पज़ के लिए अकाउंट सैस को यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी ये जो रीड राइट परमिशन आ जाती हैं, डिलीट ऑपरेशंस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। एडवांटेज अगेन ग्रैनुलर लेवल पे कंट्रोल मिलेगा, और इससे बाहर इनफैक्ट कोई भी नहीं जा पाएगा, और सबके लिए बहुत ही सिक्योर लेवल पे एक्सेस मिलेगा जो आपको चाहिए एग्जैक्टली फ्रॉम द एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू। बट डोंट वरी, अभी हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो इतना ही है। अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे लेके चलता हूँ, एंड आई कैन एक्सप्लेन कि कहाँ ये फीचर मिलेगा, कहाँ ये ऑप्शन मिलेगा, एंड बिलीव मी इट्स सो डैम ईजी टू कॉन्फ़िगर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप की रिक्वायरमेंट आई है और आपको क्या फुलफिल करना है, और कुछ मेटा डेटा के बारे में थोड़ा सा जस्ट मैंने एक्सप्लेन करना है ताकि आपको कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मिल जाए। सो गाइज, चलते हैं हमारे एज़्योर पे, और वहाँ पर हम सीखते हैं कि कहाँ पर शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर्स को कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में जाना है, फिर आपके पास यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट का ऑप्शन होगा, आपको वो सिलेक्ट करना है, और आपको आपका राइट स्टोरेज अकाउंट चूज़ करना है। इन माय केस जो यहाँ पर है हर्ष एरिना स्टोरेज, मैं वो चूज़ कर रहा हूँ, और चूज़ करने के बाद ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग, जो है उसके अंदर जस्ट राइट आफ्टर एक्सेस कीज आपको दिखेगा शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। आपको ये सिलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जो सेटिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था अभी, वो आपके सामने यहाँ आ जाएंगी। मैं पहले ही आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस 1-2 चीज़ें दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ आपको रिमाइंड करवाने के लिए। आप ये सेटिंग तब कर रहे हैं कि जो आपका ग्रैनुलर लेवल पे जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, आप वो क्रिएट करना चाहते हैं फॉर द वेंडर्स, फॉर द
रिसोर्सेज, फॉर द पीपल, फॉर द आइडेंटिटीज जो एक्चुअली में यहाँ पर ब्लॉब स्टोरेज या फाइल स्टोरेज या क्यू या टेबल स्टोरेज को एक्सेस करना चाहते हैं। सो आपको पहले तो रिक्वायरमेंट को रीड करना है, और जैसे मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आई है कि मैं ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपको ये रिमूव करने हैं क्लिक्स को। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि मुझे कंटेनर और ऑब्जेक्ट जो रिसोर्स टाइप है मुझे वो प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद मुझे किस टाइप की परमिशंस चाहिए। इन दिस एग्जाम्पल मुझे कंप्लीट परमिशन चाहिए ब्लॉब की, यहाँ पर रीड राइट इंक्लूडिंग मेटा डेटा। और मेटा डेटा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपका डेटा होता है जैसे कि उस पर टैग्स आपने इनेबल कर दिया या CSV फॉर्मेट का डेटा है, तो आपने जो भी फाइल टाइप इंस्टॉल की है, नॉट इंस्टॉल की है हाँ अपलोड की है, सो वो जो अपलोडेड फाइल है उसका किस टाइप का डेटा है, उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको मेटा डेटा बोलते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इट टू मेक इट अंडरस्टैंड। वर्जनिंग का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंडेक्सिंग का आपको बता चुका हूँ। आपको टाइम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डेट एंड टाइम स्टैम्प, जो आपको हेल्प करेगा आपको कितना अलाउ करना है, 1 दिन का अलाउ करना है, 15 डेज का करना है, नंबर ऑफ आवर्स का करना है, ये आपको चूज करना है। यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट। उसके बाद ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर मतलब चेन्नई, कोलकाता, जो भी टाइम जोन आपका है वो आपको सेलेक्ट करना है। वंस इट इज डन, फाइनली अगर आपका कोई आईपी एड्रेस रेंज है या आईपी एड्रेस है स्पेसिफिक, वो मेंशन कर दीजिए। HTTPS ओनली इज अ गुड वे। उसके बाद की 1 या की 2, ऑब्वियसली आपके पास ये एक्सेस कीज हैं, जो एक्सेस कीज आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एक्सेस कीज हैं, यहाँ पर आपकी की 1 की 2 हैं, यहाँ पर वही आपको चूज करनी है। तो चूज करने के बाद लेट मी जस्ट सेलेक्ट अगेन एज एन एग्जाम्पल, और उसके बाद फाइनल स्टेप जनरेट सैस एंड कनेक्शन स्ट्रिंग, दैट्स इट। ये आपका आ जाएगा। और जो पहला जो ये है लिंक आपका, वो आपको शेयर करना है उस कंडीशन में अगर कोई पाइथन यूज कर रहा है, C# यूज कर रहा है, .NET यूज कर रहा है, वो जो एप्लीकेशन डेवलपर है वो अगर वो मांगता है कि मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग दीजिए, तो आपको ये कॉपी पेस्ट उसको देना है, क्योंकि सेकंड के अंदर तो आपको टोकन मिलेगा इंक्लूडिंग ये जो टाइम स्टैम्प है वो आपको दिखेगा। ये आपका 512 बिट जो एनक्रिप्टेड एक्सेस कीज है, ये वो टोकन है। और जैसे मैंने बार बार कहा, HTTPS को ही सेलेक्ट करना नहीं तो ये एक्सेस टोकन मतलब हाईजैक भी हो सकता है। तो इट्स नॉट अ गुड वे कि आप अपना एक्सेसिबिलिटी किसी अननोन पर्सन को दें। एंड फाइनली अगर कोई API कॉल्स के बारे में बात करता है, वो कहता है मुझे API बेस्ड मुझे एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो गाइज आपको ये लास्ट वाला ब्लॉब सर्विस सैस टोकन आपको ये शेयर करना है विद द पर्सन। उसके बाद ये जब मतलब अपनी एप्लीकेशन में या वेबसाइट में ये इनेबल करेगा, तो उसे ब्लॉब का जो अभी यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है सर्विस का, उसको वो एक्सेस मिल जाएगा। दैट्स इट इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेटिंग्स के बाद तो आपको जस्ट एक्सेस देना है। और आपको बताने का पर्पज़ ये था कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ग्रैनुलर लेवल पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आप दे सकते हो किसी भी डेवलपर को, अगर वो एक्सेस करना चाहता है आपके रिसोर्सेज को। उसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही है। तो अब इतना समझने के बाद हमारी एक्सेस कीज भी समझ आ गई, हमें अब शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर भी आइडिया लग गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वहाँ पर हम जानते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है और स्टोरेज में हम और क्या बेटर कर सकते हैं। इन आवर स्टोरेज अकाउंट हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि कैसे एप्लीकेशन डेवलपर्स को या फिर आपके कोई भी वेबसाइट जो मैनेज कर रहा है उनको आपको परमिशन असाइन करनी है विद इन द टाइम फ्रेम और अ स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प, जिसकी वजह से वो आपकी जो एक्सेसिबिलिटी अपनी वेबसाइट में फॉर द यूज़र जो डाउनलोड या अपलोड करना चाहते हैं अपनी फाइल्स को इन द बैक एंड ब्लॉब स्टोरेज, वो कर पाए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये हम यूजर्स के लिए नहीं, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो पब्लिक यूजर्स हैं उनके लिए नहीं, जो आइडेंटिटीज हैं, मतलब जो इन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, उनके परमिशन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सो स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग दैट हमारा जो कॉन्सेप्ट है RBA से, इट्स नॉट न्यू।
हम पहले भी कर चुके हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनफैक्ट अभी हमने कुछ टाइम पहले आइडेंटिटीज एंड सिक्योरिटी का हमने कुछ वीडियो बनाई थी इन AZ900, हमने उसमें भी कवर किया था। आप जाके चेकलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बट वहाँ पे आपका जो पर्पस था वो ओवरऑल जो कंप्लीट आपका सब्सक्रिप्शन है या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है उसमें सीखा था। अब हमारा जो टारगेट है RBAC रोल्स का वो इन स्पेसिफिक टू द स्टोरेज अकाउंट है, और आपको यहाँ पर एक आइडिया लगेगा कि कैसे आप ग्रैनुलर लेवल पे जाकर आइडेंटिटीज को स्पेसिफिक सिक्योरिटी आप असाइन कर सकते हैं। तो पर्पस वही है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसके साथ कौन सा यूजर क्या कर सकता है ये हम असाइन कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा समझने के लिए इस पिक्चर को एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमारे पास दो आइडेंटिटीज हैं, क्रिस एंड ब्रेंडा। और जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि जो क्रिस है उसको प्रोजेक्ट असाइन हुआ है वेबसाइट, और जो आपका ब्रेंडा है उसको असाइन हुआ है एप्लीकेशन डेवलप करने का। आई थिंक ब्रेंडा इज थोड़ी ज़्यादा सुंदर है एज कम्पेयर टू, बट आई एम लुकिंग हैंडसम एज वेल। मैं विदाउट बियर्ड अभी बहुत बुरा लगता हूँ। आई होप आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे मेरी जर्नी आप वहाँ पर जान सकते हैं। मैं जो अभी फील कर रहा हूँ मैं वहाँ पे शो ऑफ करता हूँ, हालांकि बोलता कम हूँ, बट आई विल बी बैक। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ मेरी उस शाइनेस को फिनिश करने के लिए, ताकि मैं थोड़ा बोलूँ, थोड़ा अपने बारे में बताऊँ बट एनीवे चलो वापस आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिसोर्स ग्रुप है जो बोथ साइड्स कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारा स्टोरेज अकाउंट है जो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कॉमन है, और यहाँ तो थर्ड है दैट इज आवर ब्लॉब स्टोरेज। और ये जो ब्लॉब स्टोरेज है उसके अंदर हमने मल्टीपल कंटेनर्स डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों कंडीशंस में, ये कंडीशंस है, हालांकि कंटेनर सिर्फ 3 ही हैं, जिनमें से जो 2 कंटेनर्स हैं वो हैं हमारे वेबसाइट के नाम पे, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम है, जो भी रिसोर्सेज है वो वेबसाइट से रिलेटेड है। और एक जो प्रोजेक्ट है या एक कंटेनर है वो स्पेसिफिक टू है एप्लीकेशन। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि जो क्रिस है उसको सिर्फ और सिर्फ जो वेबसाइट प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन है, उसके अलावा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसे ब्लॉक किया हुआ है। और यही रिक्वेस्ट मेरी आई है ऑपरेशन लीड की तरफ से कि ब्रेंडा को सिर्फ और सिर्फ असाइन करना है एप्लीकेशन का लिंक, उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं हमारे वेबसाइट में वो ब्रेंडा को एक्सेस नहीं होने चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, या अगर आप कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनेरियो आपके पास आ सकता है। लाइक आई सेड, RBAC को मतलब अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली रोल क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हम परमिशन असाइन कर रहे हैं थ्रू RBAC वो ऑब्वियसली हमारी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के थ्रू जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उन पे अप्लाई कर रहे हैं, और हमारे RBAC रोल्स को यूज़ किया जा रहा है, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा जो क्रिस यूज़र है वो क्या कर सकता है प्रोजेक्ट वेबसाइट में। क्या वो ओनर है? ऑब्वियसली आई डोंट नो एट दिस मोमेंट, लेकिन कंसीडर कीजिए रिक्वेस्ट आती है सिनेरियो बेस्ड, तो आपको पहले ये एनालाइज करना है कि किसकी क्या परमिशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको रोल सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस रोल को, और आप चाहें तो उन्हें असाइन भी कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लाइक आई सेड, बहुत आसान है। और ये जितने भी रोल्स रहते हैं, देखिए आपके पास दोनों फीचर्स अवेलेबल रहते हैं, मतलब आप बिल्ट इन रोल्स को भी चूज कर सकते हैं, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो डेफिनेटली बिल्ट इन रोल कवर नहीं कर पाते, तो कस्टम रोल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट कैन हेल्प यू as an administrator to assign the right permission to the identities. तो ये बहुत ही आसान है ऑन द प्रैक्टिकल साइड, इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। जस्ट गो टू द प्लेस, चूज द राइट रोल एंड राइट परमिशन, एंड दैट्स इट, जॉब डन। तो यहाँ पर हम वो सारे जो कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिकली इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कहाँ जाना है वो हम कवर करेंगे, एंड आई लेट यू नो कि कैसे आपको सिनेरियो में अगर आपको डाला जाता है या एक रिक्वेस्ट आती है तो कैसे आप उसे फुलफिल करेंगे। सो टू अचीव दैट गाइज, लेट्स गो टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और वहाँ पर हम जानेंगे कि RBAC रोल 4 स्टोरेज अकाउंट इन स्पेसिफिक
टू द ब्लॉब स्टोरेज कहाँ होगा और कैसे आपको रोल्स चूज करने हैं जो बिल्ट इन है या आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू, एंड कैसे आप उन्हें अचीव कर पाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। RBAC इन स्टोरेज अकाउंट इट्स सो इजी टू डिप्लॉय। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पहले याद रखनी पड़ेंगी डिप्लॉयमेंट को करने से पहले। नंबर वन, यहाँ पर आपको जो मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दो टाइप के आपको पॉसिबल रोल्स मिलेंगे, एक बिल्ट इन रोल्स और एक मिलेंगे आपको कस्टमाइज रोल्स। तो इन बोथ सिनेरियो आपको बिल्ट इन रोल्स बहुत ईजिली डिफाइन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए ऑलरेडी बना रखे हैं। लेकिन अगर आप उनसे सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई हैं जो आपको असाइन करनी है और किसी भी बिल्ट इन रोल में वो नहीं है, then guys you can customize your own role and you can assign that role to the specific user। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। उसके साथ यहाँ पर जो आइडेंटिटीज हम असाइन करेंगे वो सारी आइडेंटिटीज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा बेस्ड आइडेंटिटीज होंगी। तो अभी हम किसी और आइडेंटिटी की बात नहीं करें, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि व्हाट अबाउट अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो आपका है वो सिंक है आपका एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस से, उन यूजर पे असाइन होगा क्या या नहीं? यस, बिल्कुल होगा। एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अभी मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो है तो कुछ और पॉसिबिलिटीज़ आपकी ऑन हो जाती है, ओपन हो जाती है। अभी मैं बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई वो आपको याद रखनी है। और जैसे मैंने कहा बिल्कुल ईजी है, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। करना क्या है, सिंपली गो टू द स्टोरेज अकाउंट। आपको फाइंड आउट करना है अंडर एज्योर सर्विसेज और स्टोरेज अकाउंट में आपको जाना है। स्टोरेज अकाउंट में आपको चूज करना है यहाँ पर जो भी आपका स्टोरेज अकाउंट है, और जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास जो ब्लॉब सर्विस है उसका जो नाम है, जो यहाँ पे ब्लॉब सर्विस आप देख रहे हैं, इसका जो नाम है अंडर द डेटा स्टोरेज उसको बोलते हैं कंटेनर्स। सो यहाँ पर आपको कंटेनर्स पे जाना है, आपका कंटेनर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स मैंने बना रखे हैं, एक है फोटो ब्लॉब, एक है वीडियो ब्लॉब। फोटो ब्लॉब पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपका फोटोज शो होगा जो आपको यहाँ दिख रहा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि ये अभी मैंने प्राइवेट इनको किया हुआ है, मतलब अगर मैं इसका जो URL है मैं वो क्लिक करता हूँ और जो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, मैं एंटर करूँगा तो ये बताएगा पब्लिक एक्सेस इज नॉट परमिटेड ऑन दिस स्टोरेज अकाउंट। तो ये बेसिकली जो प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी है अभी उनके लिए ही अवेलेबल है। और ये अगर आपको अंडरस्टैंड करना है या चेज करना है, मतलब चेज का मतलब अगर आपको चेक करना है कि इसका एक्सेस लेवल क्या है, तो यहाँ पर आपको चेंज एक्सेस लेवल पे भी जाना है। और जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट है प्राइवेट, और ये एनोनिमस एक्सेस को फिलहाल इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, और ये रीजन प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन गाइज अगर आपका सिनेरियो है कि जहां पर आपको नॉर्मल यूजर्स को प्रोवाइड करवाना है ये एक्सेस, मतलब कोई भी एनोनिमसली उसे एक्सेस कर पाए, क्योंकि हो सकता है कोई फाइल को डाउनलोड करना है या फिर ब्लॉब स्टोरेज में कुछ अपलोड करना है, तो गाइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द स्टोरेज अकाउंट आपको वहां पर एनोनिमस चूज करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पर आपका प्राइवेट एक्सेस ही इनेबल होता है, एनोनिमस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेबल होता है। बट ऐसा नहीं कि आप इनेबल नहीं कर सकते, बट यू कैन डू दैट, राइट। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे यहाँ पर मेरा एक और मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है वीडियो ब्लॉग, और यहाँ पर ऑलरेडी मेरी वीडियो भी है जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, राइट। सो बॉटम लाइन इज आपको यहाँ पर परमिशंस प्ले करनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वहाँ पे क्रिस और ब्रेंडा का एग्जाम्पल दिया था, वेबसाइट और जो प्रोजेक्ट दूसरा था एप्लीकेशन का। यहाँ पर आप वीडियो और फोटोज़ को थोड़ा सा मिक्सअप कर सकते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, बट कहाँ पर सेटिंग है तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेस कंट्रोल के नाम से या आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट IAM के नाम से आपको मिल जाएगी। मैंने जैसे कहा पहले भी हम कर चुके हैं, तो बड़ा सिंपल है। तो पहली चीज़ आपको रोल्स पे जाना है, और यहाँ पर जो रोल फोकस करना है आपको वो है ब्लॉब। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लॉब रोल्स अवेलेबल हैं। जो डेटा ओनर है कैन डू एवरीथिंग इंक्लूडिंग असाइन द परमिशंस, आप ये भी कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटर परमिशन असाइन नहीं कर सकता, उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है। रीडर, इसको रीड की परमिशन होगी, उससे ज़्यादा नहीं। और डेलीगेटर, जो अभी हमने एक्सेस
सीखा था कि जो एक्सेस कीज थी उनको जनरेट करके शेयर करना वो डेलीगेटर कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ये समझना है कि डेटा रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि आपको ये स्पेसिफिक बिल्ट इन रोल असाइन करना है, तो गाइज यहां पर इसको सिलेक्ट करना है और यहां ऑन द राइट हैंड साइड व्यू का ऑप्शन है, आपको व्यू पे क्लिक करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज में ये 3 टाइप की चीजें ये रीडर रोल कर सकता है। ये यूजर डेलीगेशन की जनरेट कर सकता है, ब्लॉब कंटेनर को ऑब्वियसली रीड कर सकता है, और जो ब्लॉब कंटेनर के अंदर है, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको भी ये रीड कर सकता है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको जेसन फाइल में चाहिए ये डिटेल्स तो आप वो भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। द बॉटम लाइन इज इट कैन हेल्प यू इन अ ईजी वे। असाइनमेंट भी चेक कर सकते हैं कि ये रीडर रोल फिलहाल इस पर्टिकुलर कंटेनर पे क्या किसी को असाइन है, तो यहां पर रिव्यू कर सकते हैं, फिलहाल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप, तो जैसे मैंने बताया था यहां पर आपकी जो रोल असाइनमेंट है वो तो अवेलेबल हो गए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो रोल असाइनमेंट अगर आपको देने हैं किसी को, सो गाइज आपको यहाँ पर जाना है, क्लिक करना है ऐड रोल असाइनमेंट पे। सो जैसे आप ऐड रोल असाइनमेंट पे करेंगे यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास आएगा और आपको चूज करना है राइट रोल असाइनमेंट। तो ब्लॉक का हमने ऑलरेडी चूज किया हुआ था कि डेटा रीडर रोल असाइन करना है, सो मैंने राइट परमिशन यहाँ पर चूज कर ली है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है मेंबर्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, इट्स सो इजी। और यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रेंडा नहीं है तो मैं क्रिस का एग्जांपल दूंगा, तो यहाँ पर मैंने क्रिस यूजर को चूज किया है, तो जिसके ऊपर परमिशन असाइन करनी है। नेक्स्ट आएंगे कंडीशन। अगर मेरी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, कंडीशन मतलब क्या, जैसे कि कोई स्पेसिफिक एक्शन है, अगर आपके पास लॉजिक एप्स है, आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं दैट यू वांट टू ऐड, फिलहाल मैं आप चाहता हूँ कि आपको चाहता हूँ ये एक बार अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाएंगे। बट यहाँ पर आपका लॉजिक ऐप बहुत अच्छे से काम करेगा। आप एक्शन ऐड कर सकते हैं, क्या एक्शन हो सकता है, लिस्ट ब्लॉब को आप असाइन कर सकते हैं, रीड अ ब्लॉब, ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप बहुत और ग्रैनुलर जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ लिस्ट दिखे बट रीड ना कर पाए, मतलब आप और ग्रैनुलर वे में जा सकते हैं। बट अभी मैं अगेन मैं नहीं चाहता आप इसमें किसी तरह कंफ्यूज हो। बट बेसिकली अगर आपने मेंबर असाइन कर दिया तो जस्ट आपको क्लिक करना है रिव्यू एंड असाइन एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपकी परमिशन असाइन हो जाएंगी RBAC एंड आप आगे बढ़ सकते हैं। बट लाइक आई सेड, असाइनिंग परमिशन इज नॉट डिफिकल्ट, ये बहुत आसान है। और आप सारे लोगों, आप सबको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभा रहे हैं, आपको जस्ट रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी है और उसके बेसिस पे आपको राइट बिल्ट इन रोल या जो भी रोल्स आप असाइन करना चाहते हैं, कस्टमाइज या बिल्ट इन, चूज करना है और परमिशन को असाइन करना है। आपकी प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ परमिशन। तो गाइज ये था आपका RBAC ऑन स्टोरेज अकाउंट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी स्पेशल टॉपिक दैट इज फाइल शेयर्स। मैं उसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे उसे हम प्रैक्टिकली माउंट कर सकते हैं, क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको ट्रबल शूट कैसे करना है। ये सारे स्किल्स मैं आपको बताऊंगा और आपको आइडिया लगेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि कहाँ कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे आपको उनको रिजॉल्व करना है। सो गाइज ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते इस चीज़ पे, क्योंकि RBAC इतना ही है फॉर द स्टोरेज अकाउंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड लर्न मोर अबाउट इट। मैं अभी न्यूज़ देख रहा था और मैं थोड़ा शॉक हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, ये सारे के सारे अभी जो इंजीनियर्स हैं जो क्लाउड में काम कर रहे हैं फिलहाल उस डिपार्टमेंट में, उनको वो ले ऑफ कर रहे हैं, उनको वो निकाल रहे हैं। आई हैव नो आइडिया वाई सो, बट द ओनली रीजन आई कैन फाइंड इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. But again, guys, I think we still have a good opportunities in this cloud security and with that, of course, while you're working for the organization, या फिर आप Microsoft के लिए भी जाना चाहते हैं, you still have the golden opportunity. But again, you must have the right skill to deal with it. Number one, you have to make sure कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. सेकेंड चीज़, आपके पास वो मतलब
एक्सप्लेनेशन और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, इनफैक्ट अभी ये जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि किसी को कोई प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, आपके पास वो एक स्किल पावर भी होनी चाहिए ताकि उन किसी भी लेमैन को, किसी भी एक हाई प्रोफाइल पर्सन को इन ईजी वर्ड्स में आप समझा पाएँ कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करना है। इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट फिलहाल ये कंसर्न था मुझे लगा कि आपको मैं थोड़ा सा तो बताऊं कि मैंने ये न्यूज़ सुनी और ये मैं बात कर रहा हूँ आज की अराउंड 8 ऑफ जून 2024। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर कि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर ही रहे होंगे। सो उन्हीं स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एज़्योर फाइल शेयर्स। एंड गाइज, एज़्योर फाइल शेयर्स कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है, हम पहले भी कर चुके हैं। और इनफैक्ट इसको समझने के लिए इतना ही आइडिया लगाइए कि जब ऑन प्रीमिसेस में हम काम करते थे इन द डेज, तो हमारे पास एक स्टोरेज सर्वर होता था और उस स्टोरेज सर्वर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि टन्स ऑफ स्टोरेज को कंबाइन करके, जो स्टोरेज सर्वर्स जिन्हें कहते थे, उनको एक नेटवर्क से अटैच करते थे। और जो आइडेंटिटीज़ हमारी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी तो चलो आज है, जो एक्टिव डायरेक्टरी होता था ऑन प्रीमिसेस, उनकी आइडेंटिटीज़ के अंदर हम परमिशन लगाते थे, जैसे जीपीओ के थ्रू, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। और वो परमिशन मतलब एक बहुत प्रिसाइज होती थी कि ये लोग इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे और ये लोग इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और उसी का एडवांटेज आज हमें मिलता है ऑलरेडी, जो हमारे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में है या माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में है, दैट इज IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जो अभी हमने सीखा भी है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर जाके वो परमिशन असाइन करनी है, क्योंकि इन एज़्योर फाइल शेयर हम वो करेंगे आज। और जो अभी तक आपने स्किल सीखे हैं, हम उन सबको यूज़ करेंगे। तो आपके पास कंप्लीट एक आइडिया होना चाहिए जो अभी तक हमने कवर किया है। डोंट थिंक कि हमारा स्टोरेज खत्म हो गया है टॉपिक, अभी और भी टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगा AZ104 में, बिकॉज मैं आपको उस लेवल तक लेके जाना चाहता हूं ताकि आपको अगर जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको बहुत प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्चुअल वाइज आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं और इसका ओवरऑल एडवांटेज आपके पास क्या है। सो जैसा मैं आपको बता रहा था, बेसिकली ये आपका एक नेटवर्क फाइल शेयर जो होता है कॉन्सेप्ट, उस पर्पस के लिए है। और इसमें सिंपल वही है कि डेटा अवेलेबल है, ये डेटा किसको कहाँ पर अवेलेबल है, मतलब किस आइडेंटिटी को ये परमिशन अलाउड है कि ये डेटा को एक्सेस कर पाए और किसको है ये नहीं कर पाए, ये बोथ इसमें कवर होता है। दैट्स इट, ये इसका पर्पस है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है लाइक सर्वर मैसेज ब्लॉक, ये प्रोटोकॉल है हमारा SMB, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, विंडोज़ में यूज़ करते हैं। और इनफैक्ट ये प्रोटोकॉल हमारा लिनक्स और मैक OS में भी अवेलेबल रहता है। जो हमारे विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई भी आपका फाइल शेयर होता है उसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे सर्वर्स आपके विंडोज़ बेस्ड हों, हो सकता है कि लिनक्स वेब सर्वर्स हों, हो सकता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने कुछ सर्वर्स डिप्लॉय किए हों। और अगर आप कुछ बैकग्राउंड में कुछ सुन रहे हैं तो आई एम सो सॉरी गाइस, आई कांट हेल्प इट मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे, बट अगर आ रही हो तो आई रियली वॉन्ट टू अपोलोजाइज, बिकॉज मुझे नहीं पता इतना साउंड क्यों कर रहे हैं। बट एनीवे, सो नेटवर्क फाइल शेयर और ये जो हमारे पास एक NFS प्रोटोकॉल है, आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक REST APIs भी अवेलेबल रहती हैं आपके लिए, मतलब उन लोगों के लिए जो एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हैं या वेबसाइट में एज़्योर फाइल शेयर को डायरेक्टली एम्बेड करना चाहते हैं, ताकि जो लोग हैं वो डेटा आपका एक्सेस कर पाएँ जो भी शेयर किया गया है बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि एज़्योर फाइल शेयर आपका सीमलेसली विंडोज, लिनक्स और मैक OS तीनों के लिए काम करता है, एंड इट इज रियली अ ग्रेट प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। बाय डिफॉल्ट 5 टेराबाइट आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक आपका जो फाइल शेयर है उसमें। यस, इसमें आपका कोटा भी असाइन कर सकते हैं। ओह सॉरी, मैं कोटा लिखना भूल गया QUOTA, वेरी बैड राइटिंग। एनीवे, सो कोटा भी आप असाइन कर सकते हैं कि ये फाइल शेयर में 5 टेराबाइट में से मैं कितना असाइन करूं, ये आपके हाथ में है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन आप ये सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है इसको कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे माइन्यूट पॉइंट हैं जो आप सब लोगों को पता होने चाहिए और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन।
सो सबसे पहला उसमें है हमारे पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल है, और ऑब्वियसली मैंने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया, SA ये स्टोरेज अकाउंट है मेरा। तो वहाँ पर गाइज हमारे पास है एज्योर फाइल शेयर, और एज्योर फाइल शेयर करने के बाद जैसे मैंने कहा कि इसको ऑटोमेटिकली 5 टेराबाइट का स्टोरेज बाय डिफॉल्ट मिलेगा, सिंपल एज दैट। और जैसे मैंने एक और बात बताई थी पहले भी कि ये जो एज्योर स्टोरेज होती है ये आपकी पब्लिक एक्सेस पे अवेलेबल होती है, मतलब वर्ल्ड में कहीं से कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो गाइज ये आपको बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेटली आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, बट बाय डिफॉल्ट जो एज्योर स्टोरेज है वो पब्लिक में अवेलेबल है, एनीबडी कैन एक्सेस। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट, आपके जो ऑन प्रीमिसेस हैं, जो ऑन प्रीमिसेस आपके जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर हो सकता है आपके पास विंडोज़ प्लेटफॉर्म हो, लिनक्स प्लेटफॉर्म हो, मैक प्लेटफॉर्म हो, और इन सबको ये आपका जो फाइल शेयर है वो एक्सेस करना है बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज। क्योंकि हो सकता है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो आपका लोकल है वो सारे के सारे जो आइडेंटिटीज हैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में वो शेयर हो गई हैं, और वहाँ पर आपने परमिशन असाइन की है कि जो एज्योर फाइल शेयर में डेटा मेरा अवेलेबल है वो ये पर्सन XYZ ABC ये एक्सेस कर पाए और ये एक्सेस ना कर पाए। तो ये टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। अब उसके बाद आपके इमेजिन कीजिए दो सिनेरियो हैं, एक जो आपके ऑन प्रीमिसेस में सिट हैं। देखिए गाइस, बाय डिफॉल्ट ये जो ऑन प्रीमिसेस के यूजर्स हैं वो आपका एज्योर स्टोरेज फाइल शेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें लगता है पोर्ट नंबर 445, और बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट नंबर ब्लॉक होता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको बात करनी पड़ेगी ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं इंडिया में हूं राइट नाउ, आई एम एट चंडीगढ़, तो हो सकता है यहाँ पर मेरे पास एयरटेल हो, जियो हो, या फिर अगर आप BSNL है, कोई भी हो सकता है। तो ISP को बताइए कि हे मेरी ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ डेटा एक्सेस करना है और इनको रिक्वायरमेंट है हमारे पोर्ट नंबर 445 की, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा डेटा एक्सेस नहीं होगा। अगर ये अलाउ नहीं करेंगे फ्रॉम देयर फायरवॉल्स तो आपका बाय डिफॉल्ट एक्सेस नहीं होगा, चाहे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ही क्यों ना हो। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या ऑप्शन रहेगा आपका, वो है आपका एक्सप्रेस राउट। या तो आप एक काम कीजिए, एक्सप्रेस राउट कॉन्फ़िगर कीजिए, आपके ऑन प्रीमिसेस से डायरेक्टली आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है उसके साथ एक प्राइवेट पॉइंट क्रिएट होगा, और इसके थ्रू आप अपने प्राइवेट डेटा को जो एज्योर फाइल शेयर है वो ऑन प्रीमिसेस में एक्सेस कर पाएंगे। ये एक्सप्रेस राउट ये पहला सॉल्यूशन है। अगर वो यूजर्स आपके ऑन प्रीमिसेस में एक जगह पे बैठे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड IP एड्रेसेस होते हैं और वो नॉन IP एड्रेसेस को ही अलाउड होगा आपके स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए। अब दूसरे यूजर जो ट्रैवल करते हैं, अगर वो भी एक्सेस करना चाहते हैं तो गाइस सेकंड सॉल्यूशन है आपका साइट टू साइट VPN। आपको VPN कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। अगर ये आपका साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर हो गया है then you are absolutely fine to access your storage, otherwise वो आपको ब्लॉक करेगा, और वहां पर आपका पोर्ट नंबर 445 आपकी फायरवॉल्स में इनेबल होना चाहिए, ताकि माइक्रोसॉफ्ट के रिसोर्सेज को आप जो स्टोरेज में बैठे हैं उनको एक्सेस कर पाएं, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको याद रखनी है व्हाइल एक्सेसिंग एज्योर फाइल शेयर। अदरवाइज इवन आपने डिप्लॉय भी किया हो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। एंड एक और चीज़ बिफोर टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2023 में चल जाता था, लेकिन आज इन 2024 हमें एक बात याद रखनी है कि हमारे पास प्रिविलेज्ड एक्सेस भी है और हमें एक्सेस कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आपने वो स्टोरेज पे नहीं की है देन आपको आपका डेटा फॉरबिडन दिखाएगा, आप डेटा देख ही नहीं पाओगे। इनफैक्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर चाहे आप एक एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो तो आपको मैन्युअली वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आई टेल यू कहाँ पर ये करना पड़ेगा, बिकॉज आई पर्सनली जब ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन फाइनली वो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स हैं मैं इसमें कवर करूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको लिनक्स जो कमांड्स हैं मैंने ऑलरेडी बना दिए गाइस, स्क्रिप्ट बना दी है और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपके प्लेटफॉर्म में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मैक है, जस्ट फॉलो द द स्क्रिप्ट, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, आप अपने एज्योर फाइल शेयर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे सक्सेसफुली विदाउट एनी ट्रबल। और वहीं से उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है।
बट याद रखिए, जो आपने पहले सीखा है उसी को आज आपने यूज करना है, ये की है। क्योंकि अगर आपको पुराना नहीं आता होगा तो इट विल बी अ बिग ट्रबल। तो आई हाईली रेकमेंड कि पहले पुरानी वीडियोस देखिए, पुराने कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद ही आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली तो इतना ही है कि हमारे पास एक फाइल शेयर है फॉर द आइडेंटिटीज, और कैसे उन्हें मैनेज करना है ये हम सीखेंगे। बिकॉज आज की डेट में क्लाउड स्टोरेज इज एवरीथिंग, और यहां पर आपके पास लिमिटेशन नहीं होती कि आपको एक डेडिकेटेड पर्सन असाइन करना पड़ेगा फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक थिंग। यहां पर एक ही पर्सन बहुत है, बस आपको यह पता होना चाहिए सेटिंग्स कहां है, ऑप्शंस कहां है, और एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और एक और चीज, डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है गाइस, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, बट इस वीडियो के बाद आई I'm 100% श्योर आपको प्रैक्टिकली ये क्लियर हो जाएगा कि डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है एंड हाउ यू गोना अचीव दैट। सो गाइस, लेट्स गो टू द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करना है अपना एज्योर फाइल शेयर। एज्योर फाइल शेयर को कॉन्फ़िगर करना इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आसान है। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, आपको जस्ट वो स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने रेकमेंड किए हैं, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो एज्योर फाइल शेयर है वो आपका माउंट हो जाएगा और सक्सेसफुली आप उसे मैनेज कर पाएंगे। पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है वो ये कि आपका पोर्ट नंबर 445 इनेबल होना चाहिए ऑन द क्लाइंट साइड। जहां पर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है उसके थ्रू पोर्ट नंबर 55 से आप कनेक्ट कर सके, ताकि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टोरेज अवेलेबल है ऑन अ पब्लिक एक्सेस, वहां से आप सक्सेसफुली कनेक्ट कर पाएँ। और ये पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप नंबर 1 है वो आपका है, पहले तो आप अपने स्टोरेज पे जाएंगे, जो भी आपका स्टोरेज अकाउंट अवेलेबल है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड या तो आपको क्लिक करना है फाइल सर्विस पे, या फिर आपको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप जा सकते हैं फाइल शेयर्स पे। दोनों ऑप्शन एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप फाइल शेयर्स पे जाएंगे तो यहां पर आपको ऑब्वियसली अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इट्स फ्री, आई मीन फ्रेश, नॉट फ्री, फ्रेश। और यहाँ पर आपको फाइल शेयर पे क्लिक करके एक नया फाइल शेयर क्रिएट करना है जिसे आप शेयर कर पाएँ दूसरे लोगों के साथ। एक गुड न्यूज़ कि जो मैं आपको 5 टेराबाइट की बात कर रहा था वो 100 टेराबाइट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, एंड आई एम सो हैप्पी। मेरी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो गई। इनफैक्ट मैंने प्रैक्टिकली चेक नहीं किया था, बट मैक्सिमम कैपेसिटी 100 टेराबाइट बहुत ज़्यादा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पर वो दिखेगी आपको। तो यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि डेटा फॉर सेल्स, मैंने यही नाम इंग्लिश वीडियो में दिया है, सेम मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो एक्सेस टियर आता है वो यहाँ पर फिलहाल अभी हम कवर नहीं कर रहे, बट मैं जस्ट बेसिक आइडिया बता देता हूँ इनमें डिफरेंसेस क्या है। देखिए, ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज उस कंडीशन में आपको यूज़ करना है जहाँ पर बहुत सारे यूजर्स है और वहाँ पर आपको मतलब एवरी सिंगल सेकेंड अपलोड्स चल रहे हैं, डाउनलोड चल रहे हैं, फाइल में मॉडिफिकेशंस चल रही है, मतलब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इन एंड आउट ऑल द टाइम। वहां पर आपको ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज ऑप्शन चूज करना है। हॉट आपको वहां चूज करना है जहां पर यस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डाउनलोड भी हो रहे हैं, अपलोड भी हो रहे हैं, बट नॉट दैट फ्रीक्वेंट जो एक्सपेक्टेशन होती है एनवायरमेंट में, और बहुत सारे यूजर्स नहीं कर रहे हैं। इट्स अ गुड आइडिया टू मैनेज योर ट्रांजैक्शन वेरी नॉमिनल लेवल, बैलेंस लेवल। और कूल ये बेसिकली आर्काइव मोड में कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जहां पर फाइल आपकी डाल दी और बहुत कम आपको डाउनलोड या अपलोड करना पड़े उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर मनी वेरी करता है। जो ट्रांजैक्शन कूल है वहाँ पर अगर आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आने वाली वीडियोस में, अभी हमारा स्टोरेज पे टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। सो फिलहाल के लिए ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज सेलेक्ट करूँगा, और ये रिसेंटली जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये अपडेट हुई है। लेकिन उसके साथ साथ गाइज ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो एसएमबी प्रोटोकॉल अगर आपको यूज़ करना है, जो कि हम मोस्टली प्रेफर करते हैं, तो पोर्ट नंबर 445 को आपको अलाउ करना पड़ेगा। और यहाँ पर उसकी इंस्ट्रक्शंस बता दी गई है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि या तो आपको एक्सप्रेस राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या फिर आपको जो मैंने आपको बताया कि दूसरा ऑप्शन है साइट टू साइट वीपीएन, उसके थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल ये टॉपिक अभी कवर नहीं है, जब साइट टू साइट वीपीएन या एक्सेस राउट का टॉपिक आएगा तो आई विल हेल्प यू आउट।
तो अभी के लिए बेसिक आइडिया आपको लग गया है। बैकअप ऑप्शन आपका ये भी एक नया फीचर है बेसिकली, पहले ये ऑप्शन नहीं था। अब आप अपने एजर फाइल शेयर्स को डायरेक्टली रिकवरी वॉल्ट में जाकर बैकअप ले सकते हैं। फिलहाल मैं ये डिसेबल कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाहता। वैलिडेशन पास हो गई है, जस्ट हिट क्रिएट, और जैसे ही क्रिएट होगा तो यहाँ पर आपका एक एजर फाइल शेयर क्रिएट हुआ है, डेटा फॉर सेल्स। अब आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आपको ये डेटा शेयर जो भी आपका अभी क्रिएट हुआ है वो आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कनेक्ट करना है। सो जैसे ही आप यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑन द राइट हैंड साइड आपको यहाँ पर विंडोज़, लिनक्स या मैक ओएस दिखेगा। तो फिलहाल हमने विंडोज़ पे क्लिक करना, तो विंडोज़ पे जाना है। आपका ड्राइव लेटर जो आपको चूज़ करना वो कीजिए। बाय डिफॉल्ट मैं जी रखूँगा अभी के लिए, जेड। और यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन है, एजोर डायरेक्टरी और माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा या फिर स्टोरेज अकाउंट की। मैं स्टोरेज अकाउंट की के थ्रू फॉलो करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले, अगर मैंने अभी इंग्लिश वीडियो बनाई थी इसके लिए, मैं उसमें भूल गया, हालांकि मैं उसमें बताऊंगा। ब्राउज पे जब जाएंगे तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एरर आएगा, यू डू नॉट हैव परमिशंस टू द लिस्ट ऑफ डेटा यूजिंग यूजर अकाउंट ब्ला 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 ब्ला। गाइज ये आपको तब तक आएगा जब तक आप रेलेवेंट एक्सेस कंट्रोल परमिशन नहीं देंगे, और वो कौन सी होंगी। तो उसके लिए आपको रोल असाइनमेंट में आना है और यहाँ पर आपको ऐड रोल असाइनमेंट करना, और ये बहुत ज़रूरी है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है स्टोरेज में जो आपको यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट, इनफैक्ट मैं लिख देता हूँ, आई एम सो सॉरी, नॉट दिस वन। सो सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा स्टोरेज फाइल डेटा प्रिविलेज्ड रीडर। अगर डेटा लिस्ट आप रिव्यू करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपके पास ये परमिशन होनी ही चाहिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और मैं चाहता हूं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मैं यहां पर अपने आप को डेटा प्रिविलेज्ड कंट्रीब्यूटर की परमिशन असाइन करूंगा। सो यहाँ मेंबर्स में जाऊंगा, मैं अपने यूजर्स को सिलेक्ट करूंगा। यहां पर मेरा यूजर जो है वो है हर्ष, जिससे मैं करंटली लॉग इन हूं। सो थोड़ा टाइम लगा, बट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अपना यूज़र। मेरा यूज़र है वेयर इज़ माई यूज़र गाइज, लेट मी जस्ट, ओह या ऑलरेडी सिलेक्टेड, आई एम सो सॉरी। हर्ष चूज़ किया और यहाँ पर रिव्यू एंड असाइन। ये अभी सिर्फ स्टेप 1 है, डोंट थिंक कि मेरी सारी परमिशन असाइन हो गई है। इसके थ्रू मैं वहाँ पर डेटा लिस्ट देख पाऊँगा। और दूसरा जो आपको प्रिविलेज्ड ऑथराइजेशन जो असाइन करनी है वो ये है, स्टोरेज अकाउंट पे जब जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर। अगर आप फुल परमिशन देना चाहते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, गो टू मेंबर्स, डू द सेम। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ सेम स्टेप। सिलेक्ट, रिव्यू एंड असाइन, डन। सो बेसिकली हमने यहाँ पर 2 परमिशन प्रिविलेज असाइन की हैं, एक स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर एंड स्टोरेज फाइल डेटा प्रिविलेज कंट्रीब्यूटर। बिकॉज इसके बाद अपनी लिस्ट में जब आप जाएंगे, मतलब अपने फाइल शेयर में जाएंगे, लेट मी गो बैक टू द फाइल शेयर्स, दिस इज माई फाइल शेयर। और अगर अब मैं ब्राउज करूंगा तो यहाँ पर ये जो एरर है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा इन जस्ट फ्यू मिनट्स, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगता है। परमिशन हमने असाइन कर दी है, एंड मेक श्योर इट शुड बी इन अ राइट प्लेस, ठीक है। ये आपके परमिशन यही होनी चाहिए, जो कि है। अब ओवरव्यू में गए और यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड मतलब जो ऑप्शन है वो है स्टोरेज अकाउंट की, उस पर किया शो स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पर ये स्क्रिप्ट कॉपी कर ली है, और कॉपी करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना, दैट इज राइट हियर। मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, और मैं गाइज यहाँ पर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना चाहिए। विंडोज़ 11 में यहाँ पर हमने जाना है हमारे पावरशेल में। हालांकि मैंने यहाँ पर जस्ट टू इन्फॉर्म यू, मैंने यहाँ पर विंडोज़ पावरशेल ISE को ओपन किया हुआ है, और आपके लिए मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है ऑलरेडी। हालांकि मैं ये स्क्रिप्ट पेस्ट करना चाहूँगा जो अभी, नॉट दिस वन, आई एम सो सॉरी, नॉट दिस वन, आई थिंक कॉपी हुई नहीं थी, राइट। लेट मी जस्ट गो बैक टू आवर ब्राउज़र। मैं एक बार फिर कॉपी करता हूँ, या कॉपी हो गई है। लेट मी गो बैक अगेन, एंड यहाँ पर देखते हैं पेस्ट होती है, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। या इट्स पेस्टेड नाउ। गाइज पहले इसको रन करने से पहले हमें एक चीज़ श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास एजोर पावरशेल इंस्टॉल होगा तो बेटर रहेगा,
ताकि कोई भी इशू ना आए वाइल कनेक्टिंग। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये दोनों कमांड्स, और यहाँ पर मैं ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है। आप सिंपली आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने गूगल में जाकर आप ये लिख सकते हैं कि प्लीज़ इंस्टॉल द एजोर पावरशेल फॉर अस, और ये इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंस्टॉलेशन का सेलेक्ट किया, मैंने इसको रन किया। माइंड यू इसको इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है मतलब एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 10 मिनट्स तो लगते ही हैं, इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद। अभी आप देखेंगे कितना टाइम इसको जस्ट रन करने में लगेगा। यस आप डेफिनेटली आई वांट टू इंस्टॉल। सो जैसे मैंने यस पे क्लिक किया, अब ये प्रोसेस शुरू होगा, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग एजोर पावरशेल मॉड्यूल फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट रिपोजिटरी। सो गाइज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप एजोर से रिलेटेड कोई भी पावरशेल रन करना चाहते हैं तो आपको ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ही स्मॉल चीज़ है, बट ये बहुत ज़रूरी भी है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इट मे टेक लाइक आई सेड 5 to 10 मिनट्स, उतना टाइम तो लगेगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो एक कमांड और है जस्ट आपको नॉलेज के लिए गाइज, आप ये कमांड तब रन करेंगे, मतलब अपडेटिंग एजोर पावरशेल वो तब करेंगे जब आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी एजोर पावरशेल का मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ है और ऑब्वियसली फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स आपने उसे अपडेट नहीं किया है। इन दैट कंडीशन आपको ये याद रखना है, और तब आप इसे जब आप रन करेंगे तो जो भी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चेंजेस होते हैं फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एजोर एंड वो अपडेट होंगे। तो गाइज ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट दी स्क्रिप्ट्स या कमांड्स आपको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोसीड ना करें। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये डायरेक्टली फाइल शेयर की स्क्रिप्ट नहीं चला सकता, क्या नहीं, यू कैन रन, एब्सोल्युटली यू कैन रन, बट मैं हर एक पॉसिबल एरर को अवॉइड करना चाहता हूं बिकॉज मेरे केस में एरर आए थे रिगार्डिंग द पावरशेल। तो मैंने सोचा कि वाई डोंट आई जस्ट टेल यू फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू इंस्टॉल दिस पावरशेल रिपोजिटरी इन योर एनवायरनमेंट, बिकॉज हो सकता है आज नहीं तो कल आप पावरशेल की कमांड्स रन करें तो आपको बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो फिलहाल ये इंस्टॉलेशन के अंदर जैसे मैंने कहा ये थोड़ा टाइम लगाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 10 मिनट्स तो लेगा अप्रॉक्सीमेट दैट टाइम, और वंस इट इज़ डन उसके बाद हमारा ये जो लास्ट का स्टेशन है, जैसे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन बिगिन हो गई है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा जैसे ही कंप्लीट होगा हम वापस आएंगे और फाइनली हम अपनी स्क्रिप्ट को रन करेंगे। उस स्क्रिप्ट को रन करने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा सक्सेसफुली जो हमारा एजोर फाइल शेयर है क्या वो माउंट हुआ है इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या नहीं। तो वेट फॉर सम टाइम, मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और थोड़ी देर के बाद मैं वापस आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे हमने आगे मूव करना है। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी ये इंस्टॉल हो गया। यूजुअली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, बट इन माय केस एट दिस मोमेंट 4 ही मिनट लगे और ये इंस्टॉल हो गया। ये हो सकता है विद द गुड आई हैव 500 Mbps ऑफ गुड स्पीड, मशीन की पावर अच्छी है शायद इसके, बट एनीवे वी आर गुड हियर। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपका पैकेज जब इंस्टॉल हो जाए, द फाइनल स्टेप, बट बिफोर टू रन द फाइनल स्टेप आई लाइक टू शो यू समथिंग। अगर हम अपने माई कंप्यूटर में जाते हैं, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाते हैं, सो यहाँ देख सकते हैं कोई भी मैप नेटवर्क ड्राइव कॉन्फ़िगर नहीं है एट दिस मोमेंट, राइट। सो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सिंपली जो हमारी स्क्रिप्ट थी एजोर फाइल शेयर की उसको रन करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके रन करूँगा। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अगर सारी सेटिंग्स, सारी कॉन्फ़िगरेशन अप टू द मार्क है, करेक्ट हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा लाइक दिस वन सक्सेसफुली। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ये सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ उसके बाद वी सिंपली गो एंड चेक हियर, वी कैन फाइंड डेटा फॉर सेल्स, राइट, दैट्स आवर स्टोरेज। और यहीं से हमें आइडिया लगता है कि कैसे हम सक्सेसफुली मैप नेटवर्क ड्राइव को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लुक एट द साइज मैन 100 TB, वाओ, आई मीन आई लव इट। एनीवे, और यहाँ पर अगर हम कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली वी कैन डू दैट, लाइक टेस्ट फाइल, राइट, क्रिएटेड, सिंपल एज दैट। सिमिलरली अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो सीखेंगे कैसे हम लिनक्स में ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारा मैप नेटवर्क ड्राइव, बिकॉज वहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक है
और जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है या एक्सपीरियंस लिया है उससे रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपको एक्सेस कीज, सैस, अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया और ये ऑप्शंस कहाँ हैं आपको नहीं पता, तो इट विल बी अ लिटिल बिट ट्रबल। बट एनीवे, आई एम हियर फॉर यू और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन के साथ, क्योंकि लिनक्स से रिलेटेड जो स्क्रिप्ट है मैंने वो भी बना के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए प्रोवाइड की हुई है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो चलते हैं हमारे एज्योर पे एंड एज्योर के साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड कॉन्फ़िगर करते हैं एज्योर फाइल शेयर्स, लिनक्स या मैक ओएस कोई भी हो, इट डजंट मैटर। सो नाउ अब हम अपने फाइनल स्टेप पे हैं, दैट इज लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन फॉर एज्योर फाइल शेयर्स। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट यस, जो स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करवाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेटा शेयर, उससे तो मैंने आसान मतलब इजी वे में आपको बताने के लिए एक स्क्रिप्ट डिज़ाइन की है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से फ्रॉम द डाउनलोड आप ये कर सकते हैं और ऑब्वियसली आपकी स्क्रिप्ट हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगी। इट डजंट मैटर आप कौन सा लिनक्स फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये कमांड्स सब में काम करेंगी विद द सेम वे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ मैं दिखाता हूं कि कैसे आप माउंट कर सकते हैं, कैसे आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने डेटा को डायरेक्टली राइट फ्रॉम द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जैसा मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, क्योंकि मैं अभी जब इंग्लिश की वीडियो बना रहा था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, मैं उसको अवॉइड करके आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। बट आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। सो उसके लिए सबसे पहले हम अपने एज्योर फाइल शेयर्स में चलते हैं। और हमने जो कल एक डेटा फॉर सेल्स बनाया था, यहाँ पर एक हम नया बना लेते हैं, इट वुड बी बेटर। डेटा फॉर HR वुड बी हेल्पफुल। डेटा फॉर HR बहुत सिंपल है और इमेजिन करिए HR भी क्यों, डेटा फॉर वेबसाइट, ये बेटर रहेगा। डेटा फॉर वेब ये वेबसाइट के लिए है, जो वेबसाइट ओनर्स हैं, क्योंकि लिनक्स सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं जस्ट रिजेम्बलेंस के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ये स्टेप आपको हमेशा करना है। जैसे ब्राउज में जाएंगे आपको हमेशा ये परमिशन का एरर दिखाएगा, तो इसको रिजोल्व करने के लिए जो आपका एक्सेस कंट्रोल है, ये मैं थोड़ा सा फास्ट रोल असाइन कर देता हूँ मैंने, क्योंकि कल भी आपको बताया था, कुछ नया नहीं है बट ये ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ स्टोरेज फाइल डेटा which is that SMB share, not share, data privileged contributor। रीडर भी दे सकते हैं, मिनिमम रीडर की परमिशन होनी चाहिए, बट मैं यहाँ पर अपना जो फिलहाल कंट्रीब्यूटर है मैं वही परमिशन दे रहा हूँ। रिव्यू एंड असाइन, स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। और एक और हमने असाइन करना है ताकि जो हमारा स्टोरेज अकाउंट है वो कंप्लीटली मैनेज कर पाए, बिकॉज आई एम द एडमिन फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन और मेरे को कंफर्म होना चाहिए कि मेरे पास पूरा स्टोरेज अकाउंट का कंट्रीब्यूटर एक्सेस होना चाहिए ताकि मैं हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाऊँ सक्सेसफुली। सो अब यहाँ पर ये भी मैंने असाइन कर दिया है, वी आर गुड हियर। और जैसे ये दोनों के दोनों परमिशन असाइन होंगी तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। रिमाइंड यू, स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर, स्टोरेज फाइल डेटा प्रिविलेज्ड कंट्रीब्यूटर, बिकॉज एज सुन एज आप ब्राउज पे जाएंगे ये परमिशन ऑटोमेटिकली आपकी हट जाएगी। नाउ इन द स्टेप नंबर 2 अब आपको जाना है, एक ऑप्शन तो है आप सिंपली यहां कनेक्ट कर सकते हैं, लिनक्स पे जा सकते हैं, शो स्क्रिप्ट, आप ये स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करके, बट या एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये स्क्रिप्ट कॉपी कर रहे हैं लिनक्स में तो आपको ये बैश में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ताकि ये एक एज ए स्क्रिप्ट आप इसे रन कर पाएं और उसके बाद आप अपने जो एज्योर फाइल शेयर्स है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। बट मैंने कुछ कमांड्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं विच इज़ नॉट ऑब्वियसली द सेम वन, और यहाँ पर ये हेल्प करेगा। जो SMB प्रोटोकॉल है हमारा, जो यहाँ पर अब आपको दिख भी रहा है, जो SMB प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करके लिनक्स में CIFS, एक्चुअली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक रहता है, एक मॉड्यूल रहता है, वो आपका हेल्प करता है SMB प्रोटोकॉल्स के जो भी फाइल शेयर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हम उसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम वापस से चलते हैं हमारे लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, और लिनक्स प्लेटफॉर्म पे हम वहाँ पर देखते हैं कि क्या
हमारे पास CIFS ऑलरेडी इंस्टॉल है। वैसे मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, बट मैं फिर भी आपको कमांड बताना चाहता हूं कि आपको क्या ध्यान में रखना है इस चीज़ को लेकर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर CIFS UTILS अगर मैं ये टाइप करता हूँ तो ये ऑलरेडी बताएगा कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ न्यूएस्ट वर्जन। जब मैं इंग्लिश की वीडियो बना रहा था गाइज, और मैं जब ये कमांड लिख रहा था तो वो कह रहा था ये कमांड लोड ही नहीं हो रही है, अवेलेबल ही नहीं है। तो गाइज मैंने क्या किया, जो हमारा APT जो है उसको मैंने अपडेट किया, sudo APT अपडेट, और उसके बाद जो उनकी रिपोजिटरीज थी, जो यूबंटू की रिपोजिटरीज अवेलेबल होती हैं, मल्टीवर्स और यूनिवर्स जो भी अवेलेबल होती हैं, मैंने उन सबको अपडेट किया। उसके बाद CIFS यूटिलिटी ये जो थी ये मुझे मिली, एंड देन मैंने इस कमांड्स के साथ उसे इंस्टॉल किया। तो आपको भी ये बात अच्छे से याद रखनी है, जब तक आप अपनी रिपोजिटरीज को अपडेट नहीं करेंगे, हो सकता है आपको ये CIFS यूटिलिटी फाइंड ना हो। एंड मेक श्योर यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन ऑन दिस लिनक्स प्लेटफॉर्म, अदरवाइज ये फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ऑब्वियसली हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, ताकि उस डायरेक्टरी को हम बाद में अपना माउंट कर पाएं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ माउंट के अंदर MNT, एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको नाम देना चाहते हैं, जैसे डेटा फॉर वेब हमने ये बनाया था, अभी डेटा फॉर वेब नाम का हमने एक फाइल शेयर बनाया था, सेम नाम से मैं यहाँ एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, और ये मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कमांड एक्चुअली एक तो बड़ी है और यहाँ पे कुछ मिस्टेक ना हो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मेहनत है उसमें। पहले तो हमें इसको यहाँ लेके जाना है, एंड देन उसके बाद उसके बाद हमें जो वर्जन है उसको भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट करनी है, एंड उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप करनी है, लाइक दिस वन। सो ये -O है, ओवर्स नहीं है, राइट। अब स्टेप नंबर 1 जो आपको देखना है, जो मैंने कमांड दी है उसमें भी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। सो ये जो माउंट है यहाँ पर आपको डिफरेंस होना चाहिए, माउंट स्पेस -T, स्टेप नंबर 1। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है लिंक विदाउट HTTPS। नाउ अब आपको ढूंढना है ये लिंक विदाउट HTTPS आपको मिलेगा कहाँ। तो गाइज उसके लिए हमें जाना है वापस से हमारे Azure फाइल शेयर्स में, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे हमारे डेटा फॉर वेब का जो ओवरव्यू है उसमें शेयर URL लिखा हुआ है, राइट। तो शेयर URL में यहाँ पर हमने कॉपी करना है। ये कॉपीड होने के बाद हमने वापस से हमारे जो लिनक्स प्लेटफॉर्म है हमने वहाँ जाना है। तो लिनक्स प्लेटफॉर्म कहाँ है, विच इज़ राइट हियर, और यहाँ पर हमने इसको जो पूरा मैंने यहाँ पर आपको लाइन विद ब्रैकेट्स में जो मैंने डिटेल दी है उसको डिलीट करके आफ्टर द स्पेस ऑफ CIFS मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। ये कंप्लीट आपका यहाँ पर इस तरीके से होगा, और ये आपको याद रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस लिंक को कॉपी करने में। बट जैसा मैंने कहा विदाउट HTTPS, राइट। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर HTTPS रिमूव करना है। तो हमारा जो शेयर अवेलेबल होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, माइंड यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप आपने ये जो आपका शेयर है वो कहां पर माउंट करना है लिनक्स में। तो यहां पर जो हमने अभी बनाया है, जो हमारा यहां पर डेटा फॉर वेब जो हमने बनाया है हमने वहां पर शेयर करना। तो डेटा फॉर वेब सेम टाइप करना जो अभी आपने अभी ऊपर बनाया, सेम चीज। नेक्स्ट स्टेप यहां पर यूजर नेम और द पासवर्ड यहां पे लिखा हुआ है। तो यूजर नेम में सबसे पहले बता रखा है स्टोरेज अकाउंट नेम, और पासवर्ड है स्टोरेज अकाउंट की। तो गाइज उसके लिए आपको वापस से जाना है आपके जो हमारा स्टोरेज अकाउंट है, नॉट फाइल शेयर, स्टोरेज अकाउंट है। तो फाइल आपका स्टोरेज अकाउंट है यहाँ पे, और यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट में यहाँ पर एक्सेस कीज जो हमने पढ़ी थी हमने उस स्टेप पे जाना, और आपको पता लगेगा कैसे इन एक्सेस कीज को यूज किया जाता है। सो एक्सेस कीज में सबसे पहला है स्टोरेज अकाउंट नेम। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस से मैं अपने लिनक्स प्लेटफॉर्म पे आया, लिनक्स प्लेटफॉर्म विच इज राइट हियर। और लिनक्स प्लेटफॉर्म में सबसे पहले हमने जो यहाँ पर हमारा स्टोरेज अकाउंट नेम है वो टाइप करना है। ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। विदाउट एनी मिस्टेक आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है हमारा पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड आपका होगा स्टोरेज अकाउंट की जो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वापस से हम अपने ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे या तो की 1 या की 2
आपको यूज करनी है। माइंड यू, अगर ये की आपकी एक्सपायर हो जाएगी तो ये माउंट शेयर जो आप अभी यहां पर यूज करना चाहते हैं वो आपका नहीं वर्क करेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका ये एक्सपायर नहीं होने चाहिए कीज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कीज एक्सपायर भी करनी होती है। सो अगर करनी होती है तो आपको ये भी अपडेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे एज ए पासवर्ड मैंने यहाँ पर अकाउंट की मैंने यहाँ पे अपनी कीज डाली है, पेस्ट किया, एंड नाउ इट्स डन। उसके बाद हमारी ये कमांड्स कंप्लीट हो गई है, बाकी परमिशन से रिलेटेड है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आएगा आपका यहाँ पर एंटर, और जैसे आप एंटर करेंगे सो यहाँ पर आपका एक चीज़ आपको दिखानी है जो आप पहले भी देख सकते हैं। इसको माउंट करने से पहले जो आप कमांड टाइप करेंगे df-h, आपको ये नहीं दिखेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइज ऑटोमेटिकली 100 टेराबाइट जो बाय डिफॉल्ट आपका जो एज़्योर स्टोरेज अकाउंट या फाइल शेयर है उसका होता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है। और जैसे आप देख सकते हैं ये माउंट हो गया सक्सेसफुली हमारे लिनक्स प्लेटफॉर्म में। द नेक्स्ट इज अब हमने जाना है हमारे जो माउंट हमने की थी, याद है आपको, डेटा फॉर जो हमारा वेब है उस लोकेशन में जाना है और हमने एक फाइल डिज़ाइन करनी है या क्रिएट करनी है, टेस्ट फाइल फॉर वेबसाइट .txt, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम तो टेस्ट करना चाहते हैं क्या ये फाइल हमारी क्रिएट हुई है। अगर आप ls करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा फाइल अवेलेबल है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमने वापस से हमारे यहाँ पर डेटा शेयर में जाना है, फाइल शेयर में गए और जो हमारा डेटा फॉर वेब है हम उसमें गए, ब्राउज पे क्लिक किया, ये फाइल आपकी यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये फाइल अवेलेबल नहीं है इट मीन्स कुछ तो दिक्कत है। सो गाइज, ये था सिंपलेस्ट वे में आपका जो एज़्योर फाइल शेयर्स है उसको लिनक्स से कनेक्ट करना। आपको 5 मिनट्स लगेंगे ये कनेक्ट करने में और पूरा डिटेल को डिप्लॉय करने में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। आई एम 100% श्योर। स्क्रिप्ट आपके पास अवेलेबल है ही, आपको जस्ट फॉलो करना। और जो माइंड यू छोटी मोटे जो उसमें मैंने अपडेट किया है, मतलब छोटी छोटी जो मैंने मिस्टेक बताई है एज यूजुअल, मैं आप लोगों को भी चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो एग्जैक्टली मैंने उस पर्पज से तो नहीं बनाया था बट इट्स फाइन, आई मीन यू कैन हैव फन। आपको जब ट्रबल शूट करना हो तो आई हाईली रेकमेंड कि जो इंग्लिश की वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ट्रबल शूटिंग आई थी और इसमें मैंने, चलो ट्रबल शूटिंग नहीं आई, मैंने सोचा कि एक क्लीन बनाते हैं, एक विद द प्रैक्टिकल। सो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स भी उसमें मैंने मेंशन किया इंग्लिश वाली वीडियो में। बट गाइज या आई मीन दैट टू बी ऑल फॉर द डे। आपने आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा इसमें, ऐसे मेरी विशेज़ हैं, ऐसी मेरी कामना है। And I hope you like this video and you feel this video is really informative and helpful to you. कहीं ना कहीं आपके जॉब रोल्स या आपके जो करियर है, जो जॉब प्रोफाइल है, वहाँ पर यूज़ होगी, ऐसी मैं विश करता हूँ। सो एट दिस मोमेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगली वीडियोस पे डेफिनेटली एफर्ट्स भी लगा रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, peace.